नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हर्यक वंश की कहानी, उस राजवंश की जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी थी। सोचिए जरा, बिल्कुल स्क्रैच से मतलब शून्य से एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने में क्या कुछ लगता होगा। कैसी रणनीति, क्या सोच और कितनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा चाहिए होती होगी, है ना? प्राचीन भारत की बात करें तो इस सवाल का जवाब एक परिवार से शुरू होता है। एक ऐसा परिवार जिसने वाकई इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। और वो परिवार था हर्यक वंश। पता है, इसी वंश ने भारत में एक एम्पायर बनाने का वो पहला ब्लूप्रिंट, वो पहली रूपरेखा तैयार की, जिसका इस्तेमाल आने वाली सदियों तक होता रहा। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। देखिए, हर्यक वंश जो था वो मगध साम्राज्य का पहला बड़ा प्रमुख शासक वंश था। इसकी स्थापना हुई थी 544 बीसी में और कह सकते हैं कि इसी ने भारत के आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए जमीन तैयार की। और जैसा कि हर महान कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी एक विजनरी, एक दूरदर्शी इंसान से होती है। और वो इंसान था इस वंश का संस्थापक बिंबिसार। तो बिंबिसार ने 544 बीसी में हर्यक वंश की नींव रखी और 492 बीसी तक काफी लंबे समय तक राज किया। और ये एक बहुत ही क्रूशियल, एक निर्णायक दौर था जिसने मगध को एक छोटे से राज्य से उठाकर एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। बिंबिसार की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। उनका फंडा बिल्कुल सिंपल था, दोस्ती और गठबंधनों से अपना दायरा बढ़ाओ और अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को मजबूत करके राज्य को अंदर से स्ट्रांग बनाओ। युद्ध और शांति का एक परफेक्ट बैलेंस। और उन्होंने ये काम कैसे किया? 3 सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले उन्होंने एक परमानेंट आर्मी बनाई, जो उस जमाने के हिसाब से एक बिल्कुल नई सोच थी। दूसरा, उन्होंने लगभग 80,000 गांवों तक एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पहुंचाया। और तीसरा और सबसे स्मार्ट मूव, लड़ाई झगड़े की जगह शादी ब्याह के रिश्ते बनाकर, मैट्रिमोनियल अलायंसेस और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है ना? जहां एक पिता ने डिप्लोमेसी से एक साम्राज्य खड़ा किया, वहीं उसके बेटे की एम्बिशन खूनी थी। जी हां, कहानी अब एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेने वाली है। तो साल आता है 492 बीसी। बिंबिसार का राज खत्म होता है और गद्दी पर बैठता है उसका बेटा अजातशत्रु। लेकिन ये कोई नॉर्मल पावर ट्रांसफर नहीं था, ये बिल्कुल भी शांति से नहीं हुआ था। असल में हुआ ये कि अजातशत्रु ने अपने ही पिता को पहले तो जेल में डाला और फिर उनकी हत्या करवा दी और इस तरह सिंहासन पर कब्जा किया। ये एक इतना क्रूर कदम था जिसने इस डायनेस्टी के पूरे कैरेक्टर को ही बदल कर रख दिया। तो आप देखिए, दोनों में कितना फर्क था। बिंबिसार थे डिप्लोमैट, जिन्होंने रिश्ते बनाकर काम चलाया। वहीं अजातशत्रु था एक विजेता, एक कॉन्करर, जिसने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल किया। एक का फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना, तो दूसरे का फोकस था बस जमीन कब्जाना। पिता ने नींव और स्थिरता की विरासत छोड़ी, तो बेटे ने विजय और ताकत की। और उसकी ये जो अग्रेसिव पॉलिसीज थी वो काम भी कर गई। उसने कोसल राज्य को मगध में मिला लिया, उस वक्त के शक्तिशाली वैशाली गणराज्य को जीत लिया और फोर्स का इस्तेमाल करके मगध एम्पायर को बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो तलवार के दम पर बनता है वो अक्सर कमजोर भी उसी वजह से होता है। और हर्यक वंश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अजातशत्रु के जाने के बाद ये डायनेस्टी धीरे धीरे ढलान पर जाने लगी। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन गद्दी पर बैठा और फिर उसके बाद भी कुछ राजा आए, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया और आखिर में 412 बीसी में आखिरी राजा नागदासक को उसकी गद्दी से उखाड़ फेंका गया। तो असल में प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये थी कि अजातशत्रु के बाद जो भी राजा आए, उनमें न तो बिंबिसार जैसी दूर की सोच थी और न ही अजातशत्रु जैसी ताकत। ये बस कमजोर शासकों का एक सिलसिला था जो नागदासक पर आकर खत्म हुआ और इनके राज में साम्राज्य ने अपनी चमक और ताकत दोनों खो दी। कुल मिलाकर देखें तो हर्यक वंश ने 131 सालों तक राज किया। सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा समय तक उन्होंने भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप दिया। ये एक बहुत लंबा और प्रभावशाली दौर था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो फिर इसका अंत हुआ कैसे? 412 बीसी में आखिरी हर्यक राजा को उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने
जनता के सपोर्ट के साथ गद्दी से हटा दिया और यहीं से एक नए वंश की शुरुआत हुई। एक ड्रामेटिक एंड, लेकिन एक नए चैप्टर की शुरुआत भी। तो ठीक है, हर्यक वंश तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी जो लेगेसी है, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने अपने पीछे क्या कुछ छोड़ा। सबसे पहले उन्होंने भारत का पहला ताकतवर साम्राज्य बनाया, एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम बनाया। उन्होंने धातु के सिक्कों का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे ट्रेड और कॉमर्स को जबरदस्त बूस्ट मिला। और हाँ, उनके ही समय में बौद्ध और जैन धर्म को भी फलने फूलने का काफी मौका मिला। इन सभी चीजों ने मिलकर भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। तो हर्यक वंश तो चला गया, लेकिन एक एम्पायर बनाने का उनका जो ब्लूप्रिंट था वो यहीं रह गया। अब सवाल ये उठता है कि इस मजबूत नींव पर अगली शानदार इमारत कौन बनाने वाला था।